हेलो। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे सुपर कंडक्टिविटी का। ठीक है। तो अभी तक हमने सुपर कंडक्टिविटी में क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि 1908 में कैमरलिंग स्पून साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम किया 4 केल्विन पे, जिससे कि हमने सबसे पहले मरकरी को 4.2 केल्विन पे स्टडी किया। और हमने क्या पाया? हमने पाया कि वो उस टेम्परेचर पे, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ 4.2 केल्विन के नीचे जाते ही अपनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लूज कर रहा था। ठीक है। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी सुपर कंडक्टर की कि कैसे वो इनफाइनाइट कंडक्टेंस शो करता है, मिजनर इफेक्ट दिखाता है, और कैसे क्रिटिकल फील्ड इस क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू को अफेक्ट करती है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब हम बढ़ेंगे आइसोटोपिक इफेक्ट की तरफ। ठीक है, कि आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है? दिस इज समथिंग वेयर बहुत सारी मिस्ट्रीज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी थी ना, वो रिजॉल्व हुई कि भाई सुपर कंडक्टिविटी काम कैसे करती है। तो स्टार्ट करते हैं ना। तो क्या लिखा है? क्रॉस द क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर के अक्रॉस एक्सरे डिफ्रैक्शन वाज रिकॉर्डेड। ठीक है। तो इन्होंने अब क्या किया? इन्होंने एक मटेरियल लिया, उसे कूल किया। ठीक है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर पे। ठीक है, जहां वो सुपर कंडक्टर बन गया। और फिर उन्होंने उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन रिकॉर्ड किया। एंड इट वाज फाउंड, उन्हें मिला कि दैट देयर वाज नो चेंज इन एक्सरे डिफ्रैक्शन। It was concluded that crystal structure play no role in superconductivity। तो इसका मतलब क्या है कि साइंटिस्ट ने एक मटेरियल को कूल किया, है ना, सर्टेन टेम्परेचर पे, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, और फिर उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन देखा। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि भाई इसका जो एक्सरे डिफ्रैक्शन था पहले, है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर के, अब वो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन था वो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे भी सेम आ रहा है। तो उससे ये कंक्लूजन निकला कि जो सुपर कंडक्टिविटी है इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोई भी रोल नहीं होता। मतलब टेम्परेचर कम करने पे जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम रह रहा है, और वो कहीं से कहीं तक भी इसे अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो भाई आ कहाँ से रही है सुपर कंडक्टिविटी? कुछ तो ऐसे चेंजेस आ रहे होंगे ना जिसके कारण हम सुपर कंडक्टिविटी नोटिस करते हैं। तो इट वाज 1950। 1950 में क्या डिस्कवर हुआ? इट वाज फाउंड दैट क्रिटिकल टेम्परेचर इज अफेक्टेड बाय आइसोटोपिक। तो अब भाई साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने सुपर कंडक्टिविटी डिफरेंट आइसोटोप्स के ऊपर परफॉर्म करना शुरू किया। और उन्होंने देखा कि जो एक क्रिटिकल टेम्परेचर है, जैसे जैसे आइसोटोपिक मास चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो 1950 में ये पता चल गया था कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो आइसोटोपिक मास के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और अगर आप इस इक्वेशन को लेट मी क्लियर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो आइसोटोपिक मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, रूट भी है अंडर रूट। तो इट इज सिमिलर टू फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। तो साइंटिस्ट ने इसे कहीं ना कहीं ऑसिलेटर का फॉर्मूले की फ्रीक्वेंसी जो होती है एक ऑसिलेटर की, उसके फॉर्मूले से कंपेयर किया। तो वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन रूट है, जो कि वाइब्रेशन के इक्वल होता है। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करें, तो अगर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर आइसोटोपिक मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये सिमिलर है फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर के, है ना, मतलब कहीं ना कहीं वाइब्रेशन से अपना रिलेशन है सुपर कंडक्टिविटी का, है ना। तो आगे क्या हुआ? व्हेन ऑब्जर्वेशन वाज कंपेयर्ड विथ ईच अदर, जब इन दोनों फॉर्मूलेस को एक दूसरे से कंपेयर किया और ऑब्जर्वेशंस देखे, इट वाज कंक्लूडेड दैट द लेटिस वाइब्रेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू। तो उन्होंने पाया कि ये जो लेटिस वाइब्रेशन है ना, जो लेटिस वाइब्रेट हो रहा है हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि आपकी क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो ये था आइसोटोपिक इफेक्ट। अब आते हैं परसिस्टेंट करंट फ्लक्स क्वांटाइजेशन। भाई बहुत प्यारा प्रॉपर्टी है ये इसकी, है ना। तो इसे स्टडी करते हैं। पहले क्या कहता है ये कहता है मिजनर इफेक्ट शो दैट व्हेन सुपरकंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने मिजनर इफेक्ट पढ़ लिया क्या होता है। सरफेस करंट आर प्रोड्यूस विच कीप्स द फ्लक्स आउट ऑफ द सैंपल। ठीक है। तो मिजनर फेस कैसे वर्क करता था? मिजनर फेस का काम यही था कि जैसे ही सुपर कंडक्टर बनता है
तो उसके अंदर जो सरफेस करंट प्रोड्यूस होता है वो फ्लक्स को आउट रखता है अपने इसमें से, है ना, बल्क में से। बट व्हेन द सैंपल इज इन द शेप ऑफ डोनट और अ टोरॉइड इज टेकन, अब साइंटिस्ट ने क्या किया, सुपर कंडक्टर का शेप ही चेंज कर दिया, उन्होंने डोनट शेप का ले लिया। डोनट शेप कैसा होता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो a interesting effect occurs. Some flux line passes through the hole in the toroid. तो अब उन्होंने क्या, बहुत या एक इफेक्ट देखा, उन्होंने एक फिनोमिना देखा जिसमें क्या हो रहा था कि ये जो होल है इसमें से जो फ्लक्स लाइन थी वो पास हो रही थी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हुआ। When sample is cooled below TC, the flux line gets expelled from the sample except the hole. अब इन्होंने इस सैंपल को जैसे ही कूल किया तो जो पूरा बल्क था, है ना, ये बल्क जो था, इस बल्क में से तो फ्लक्स जो लाइन मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस थी वो तो क्या हो गई, एक्सपेल हो गई। पर जो होल था ना अंदर का, उसमें से ये लाइन पेनिट्रेट कर रही थी, ठीक है। And when the magnetic field is switched off, the flux line go to infinity, and the line gets trapped in the hole as there is no way in which they can disappear to infinity. ठीक है। तो अब जैसे ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड देना बंद कर दिया, तो क्या हुआ, ये जो लाइंस थी ये एक्सपेल ना होने की बजाय क्या हुई, इन्फिनिटी की तरफ चली गई, मतलब सीधी सीधी ऐसी जाने लगी, और वो एक लूप में ट्रैप हो गई उस डोनट के अंदर, ठीक है, जहां से वो डिसअपियर नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो ये डिसिपर नहीं हो सकती थी तो क्या हुई, द फ्लक्स लाइन फॉर्म क्लोज लूप। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि आपका एक आपने मटेरियल लिया डोनट शेप का, है ना, ये डोनट शेप का मटेरियल लिया, इसको आपने कूल किया। हाँ, आई एम सॉरी फॉर द ग्लिच, है ना। तो हम कहाँ पे थे, हम इस एग्जांपल को समझ रहे थे कि साइंटिस्ट ने एक मटेरियल लिया डोनट शेप का, है ना। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से बढ़िया पास हो रही थी, फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, इसे कूल कर दिया, ठीक है। तो कूल करने पे क्या हुआ कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इस तरीके से लूप में फंस गई, ठीक है। और क्योंकि ये सुपर कंडक्टर है ये हमेशा इसमें रहेगी, है ना। तो आपको समझ आया अभी तक क्या हो रहा है, आगे पढ़ते हैं। द फ्लक्स लाइन्स फॉर्म क्लोज लूप, तो ये जो फ्लक्स लाइन है अब इसने क्लोज लूप बना लिया। तो the flux that is trapped in the ring remains constant, being maintained by a persistent current in the ring. अब ये जो फ्लक्स जनरेट हुआ है हमारी रिंग के अंदर वो ट्रैप रहेगा हमेशा, और ये हमेशा मेंटेन रहेगा एक परसिस्टेंट करंट में। ये परसिस्टेंट करंट सुपर कंडक्टर जनरेट करता है, ठीक है। मतलब जो सुपर कंडक्टिविटी आई उसके कारण जो जीरो रेजिस्टेंस हुआ, उसके कारण सरफेस पे एक करंट जनरेट हुआ, है ना। और ये करंट जो है वो हमेशा इस फ्लक्स को ट्रैप करके रखेगा। सच करंट हैव बीन सीन टू परसिस्ट विदाउट एनी मेजरेबल डिक्रीज ओवर अ ईयर। और देखा गया है कि ये जो करंट है ये सालों तक, मतलब सालों तक जो है वो बिना डिक्रीज हुए इसमें प्रेजेंट होता है। सुपर कंडक्टिंग रिंग्स कैन ट्रैप मैग्नेटिक फ्लक्स क्वांटा। तो जो सुपर कंडक्टिंग रिंग्स होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का एक क्वांटा, मतलब एक छोटा सा हिस्से को अपने अंदर ट्रैप करके रखती है, ठीक है। और उसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं, उसे हम इस फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हैं जहां फाई इज इक्वल्स टू क्या है, एच अपॉन टू ई, जिसकी वैल्यू 2.07 इंटू 10 टू द पावर -15 वेबर के इक्वल होती है, ठीक है। which is sustained indefinitely by frictionless persistent current। और ये जो फ्लक्स क्वांटा ट्रैप होता है वो बिना फ्रिक्शनलेस परसिस्टेंट करंट के कारण हमेशा सस्टेन रहता है, ठीक है। चलो अब ये अपन ने पढ़ ली प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कि टाइमलाइन क्या है, थोड़ा सा एक रिकैप हो जाए। तो 1908 में क्या हुआ था, लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम हुआ था बाय कैमरलिंग ओन्स, ठीक है। कैमरलिंग ओन्स ने 1908 में लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम किया। अब यहाँ हम एक ईयर बाय ईयर देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट आया। फिर 1911 में मरकरी से सुपर कंडक्टिविटी की डिस्कवरी हुई। फिर 1933 में क्या है, मिजनर इफेक्ट देखा जो कि एक प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर की। फिर 1950 में देखा कि कैसे
टीसी आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब आइसोटोपिक मास के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर। फिर 1957 में बीसीएस थ्योरी प्रपोज्ड हुई। अब बीसीएस थ्योरी क्या है भाई? बीसीएस थ्योरी है कि कैसे सुपर कंडक्टिविटी वर्क करती है, कैसे कूपर पेयर्स फॉर्म होते हैं, है ना, और कैसे ये पेयर से बिना रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। फिर 1962 में आया जोसम इफेक्ट, जो कि जोसफ टनलिंग भी होती है। फिर 1986 में हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर की खोज हुई, जिसे किसने किया था? बेजनर एंड मूलर ने। ये आईबीएम के साइंटिस्ट थे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद पीसीएस थ्योरी। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया? हमने अभी तक कर लिया लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम, डिस्कवरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, मिजनर इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीसीएस थ्योरी। तो बीसीएस थ्योरी क्या थी भाई? बीसीएस थ्योरी थी कि कैसे सुपर कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की गई, कैसे सुपर कंडक्टर्स जो है वो जीरो रेजिस्टेंस शो करते हैं। इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर थ्योरी दी थी, ठीक है। तो द ब्रेक थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुपर कंडक्टर केम इन 1957। 1957 में हमें सुपर कंडक्टिविटी के बारे में और अच्छे से पता चला, व्हेन जॉन बार्डन, लियोन कूपर एंड रॉबर्ट शेरिफ, ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बीसीएस थ्योरी दी, ठीक है। This was a quantum microscopic theory that succeeded in explaining not only the vanishing electrical resistance but also key phenomena such as the Meissner effect, energy gaps, and the peculiar thermodynamics of superconductivity. ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी ये क्वांटम और माइक्रोस्कोपिक थ्योरी थी, ठीक है। और ये हमें सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाई कि कैसे हमारे मटेरियल में से एक क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जाने पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस गायब हो जाता है, और दूसरे फिनोमिना जैसे मिजनर इफेक्ट कैसे हैं, एनर्जी गैप्स क्या होते हैं सुपर कंडक्टर के, और क्या वो थर्मोडायनामिक इफेक्ट्स बताते हैं, इनके बारे में उन्होंने समझाया था। अब भाई जरूरत क्यों आई हमें बीसीएस थ्योरी की, है ना? हम क्वांटम का भी यूज कर सकते थे, बहुत सारी हमारे पास क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स थी, पर हमें बीसीएस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? तो वी विल स्टडी द नीड ऑफ बीसीएस थ्योरी। एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, इलेक्ट्रॉन इन अ नॉर्मल मेटल बिहेव एज एन इंडिपेंडेंट फर्मियन, ठीक है। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज अ फर्मियन बिहेव करते हैं। अब फर्मियन क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आगे लिख रखा है, मैं आपको समझाऊंगा, है ना। बस ये समझ लीजिए कि फर्मियन एक एसिमेट्रिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है, ओबेइंग द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इलेक्ट्रॉन क्या फॉलो करते हैं? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। However, superconductivity exhibit behavior such as zero resistance and perfect diamagnetic nature, which cannot be explained by classical और सिंगल पार्टिकल क्वांटम मॉडल। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि जो सुपर कंडक्टिविटी है वो जीरो रेजिस्टेंस शो करती है, परफेक्टली डायमैग्नेटिक है ना, तो उसे हम क्लासिकल या सिंगल क्वांटम मॉडल से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ी हमें? इसके लिए हमें जरूरत पड़ी कि बीसीएस थ्योरी क्या है, बीसीएस थ्योरी को प्रपोज किया गया। तो बीसीएस थ्योरी में मेन जो चीज थी वो बताया गया कि कूपर पेयर्स फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कूपर पेयर्स देखते हैं, ठीक है। So the essential identification by BCS theory is the formation of Cooper pair. तो जब बीसीएस थ्योरी दी गई तो ये प्रपोज किया गया कि शायद एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हम कूपर पेयर भी कहते हैं ये फॉर्म होते होंगे, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं कि इवन दो टू इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट कूलम रिपल्शन। अब आप जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम चार्ज के होते हैं, तो उन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स होता है, ठीक है, क्योंकि लाइक चार्जेस है, ठीक है। इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम देखें तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा रिपल्शन फोर्स ही एग्जिबिट करेंगे, ठीक है। पर an electron moving through the lattice distorts the local array of atoms, attracting them slightly। पर अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लैटिस के अंदर मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा? एटम्स के अरेंजमेंट को क्या करेगा? डिस्टॉर्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा? एक पॉजिटिव स्पेस जनरेट होगा, और उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में थोड़ा सा अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। दिस डिस्टॉर्शन इंक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इन दैट रीजन। जैसा कि मैंने अभी बोला
ये जो डिस्टॉर्शन होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण लैटिस में एट लो टेम्परेचर, एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट होती है उस रीजन में, ठीक है, जिसके कारण क्या है, दो अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है और मोमेंटम होता है वो अपोजिट होता है, ठीक है। So, attracting another electron with opposite spin and momentum. The electron thus interact via phonons. ठीक है। और अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है अपोजिट मोमेंटम और स्पिन के, ये फोनॉन्स के द्वारा इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। अब फोनॉन्स क्या होता है? फोनॉन्स को अगर मैं सिंपली तोड़ूं तो इसे लैटिस वाइब्रेशन कहते हैं। जहाँ हम कहाँ पे थे, आइसोटोपिक मास से हमने ये कहा था कि सुपर कंडक्टिविटी लैटिस स्ट्रक्चर पे नहीं, लैटिस वाइब्रेशन पर डिपेंड करती है। तो बीसीएस थ्योरी में ये चीज रिपीट आई कि जो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होता है वो फोनॉन्स के थ्रू होता है, मतलब लैटिस में जो वाइब्रेशन हो रहा है उसके कारण क्या है, एक इनडायरेक्ट अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होता है, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन के, वो एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। So quantize lattice vibration resulting in an effective indirect attractive force, ठीक है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अट्रैक्ट हुए उन्हें हम बोलते हैं कूपर पेयर्स, एंड दे एक्ट लाइक कंपोजिट बोसॉन्स। अब ये बोसॉन जैसे एक्ट करते हैं, ना कि fermions जैसे, है ना, which unlike individual electrons can occupy the same quantum state। और बोसॉन्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक ही टाइम पे एक क्वांटम स्टेट पे दोनों रह सकते हैं ना, मतलब अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही क्वांटम स्टेट पे साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि फर्मियंस नहीं कर सकते। यहाँ अगर आप मैंने एक इलिस्ट्रेशन डाला है, अगर उसमें देखें तो ये सारे फर्मियंस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए आप अलग अलग, है ना। पर जैसे ही मैंने टेम्परेचर कम किया और लैटिस वाइब्रेशन के कारण, फोनॉन इंटरेक्शन के कारण क्या हुआ, ये जो है कंपोजिट बोसॉन्स बन गए, मतलब ये दोनों फर्मियन मिलके कूपर पेयर बन गए जो कि बोसॉन पार्टिकल है। और अब ये जो दोनों है वो सेम क्वांटम स्टेट पे है, ठीक है, सेम सेम क्वांटम स्टेट है इनका, ठीक है ना। लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ कूपर पेयर। कूपर पेयर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, क्योंकि ये कूपर पेयर्स ही हैं जो कि सुपर कंडक्टर्स को उनकी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज देते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कूपर पेयर ऐसी है, ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम एंड स्पिन। मतलब हर जो पेयर है उसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन और मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा, जिसके कारण क्या है, टोटल स्पिन जीरो होगा, स्पेस जो इसकी स्टेट होगी सिंगलेट होगी, ये एस वेव सिमेट्री शो करेंगे इन कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर, ठीक है। और ये हमेशा कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है कि भाई दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के अगर आते हैं तो इनका मोमेंटम और स्पिन एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, तो ये टोटल स्पिन जीरो देते हैं, सिंगलेट स्टेट शो करते हैं, एस वेव सिमेट्री होती है इनकी, है ना। और ये कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर्स के अंदर देखे गए। सो प्रॉपर्टीज के बाद अब हम देखेंगे कि सुपर कंडक्टिंग के अंदर जो एनर्जी गैप होता है वो कैसे वर्क करता है। तो द ट्रांजिशन इनटू सुपरकंडक्टिंग स्टेट्स ओपन एन एनर्जी गैप डेल्टा। जैसे ही हमारा मटेरियल सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर एंटर करता है, उनके बीच में जो फर्मी सरफेस होती है उनके बीच में एक एनर्जी गैप क्रिएट होता है, डेल्टा। दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अपार्ट अ कूपर पेयर। और ये जो एनर्जी होती है, क्योंकि सारे फर्मियंस बोसॉन्स में कन्वर्ट हो गए और सेम क्वांटम स्टेट पे आ चुके हैं, है ना, तो वो सेम क्वांटम स्टेट और फर्मियंस के एनर्जी गैप क्वांटम स्टेट के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है। और ये एनर्जी डिफरेंस उतना होता है कि अगर हम इतना उस कूपर पेयर को प्रोवाइड कर दे तो वो ब्रेक करके क्या हो जाएगा, दूसरी स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। Or the existence of the gap suppresses electron scattering because existing any electron to state above the gap requires a finite amount of energy। अब इस एनर्जी गैप के जनरेट होने के कारण ही क्या हो रहा है कि हमारे इलेक्ट्रॉन स्कैटर नहीं हो पा रहे इधर उधर, ठीक है। और इस एनर्जी गैप को फिल करने के लिए एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए होगी उन्हें जंप करने के लिए इतने लो टेम्परेचर पे, है ना। और
वो एनर्जी हम दे नहीं रहे हैं। तो उसके कारण क्या है, डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हो रहा हमारे मटेरियल में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, स्कैटर होंगे तो रेजिस्टेंस आएगा, अगर स्कैटर नहीं हो पाएंगे तो वो क्या है, जीरो रेजिस्टेंस शो करेंगे। और सच डिस्टरबेंस आर एक्सीडिंगली रेयर, और ऐसा बहुत रेयरली होगा कि इतने लो टेम्परेचर पे आप उसे जंप करवा दें ना उस एनर्जी गैप से। सो करंट परसिस्ट इंडेफिनेटली यील्ड जीरो रेजिस्टेंस। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि करंट हमेशा रहता है और जीरो रेजिस्टेंस शो होता है। ठीक है, द एनर्जी गैप एट एब्सोल्यूट जीरो फॉलोज द पीसीएस रिलेशन। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो एनर्जी गैप होगा इनके बीच में, वो इस रिलेशन से बताया गया है बीसीएस थ्योरी में, जो कि क्या है, डेल्टा ओ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.76 के बी टी सी। ठीक है, टी सी यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशन ऑफ बीसीएस थ्योरी। तो आई होप आपको ऊपर समझ आया होगा क्या हुआ। मैं आपको और सिंप्लीफाइड वे में समझा देता हूँ कि सबसे पहले बीसीएस थ्योरी ने क्या कहा कि लैटिस वाइब्रेशन के कारण दो अपोजिट स्पिन और मैग्नीट्यूड वाले इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन हो रहे हैं जिनका टोटल स्पिन जीरो है ना, सिंगलेट स्टेट के हैं, एस वेव सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, और ये कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मिलके कूपर पेयर्स बना रहे हैं, जो कि पहले फर्मिऑन्स थे। फर्मिऑन्स के एनर्जी लेवल्स एक क्वांटम स्टेट में दो फर्मिऑन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, पर जैसे ही वो कूपर पेयर्स बना लिया, अब ये कूपर पेयर बोसॉन जैसे एक्ट करते हैं, और बोसॉन्स जो है वो एक ही क्वांटम स्टेट पे दोनों एग्जिस्ट साथ में कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज ये आई कि इसके कारण जैसे ही सुपर कंडक्टर में चेंज हुआ हमारा मटेरियल, इसके कारण एक एनर्जी गैप जनरेट हुआ। ठीक है, ये एनर्जी गैप क्या था कि जो कूपर स्पेयर बने वो अलग एनर्जी लेवल पे चले गए, है ना, और जो ऊपर फर्मियोन्स थे उनका एनर्जी लेवल अलग था। अब ये जो दो क्वांटम स्टेट बने, इसमें जो गैप है इसके कारण अब ये जो कूपर पेयर है वो कहीं भी स्कैटर नहीं हो सकते, यहाँ से यहाँ चले गए या कहीं चले गए। तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन स्कैटर कम होंगे तो वो रेजिस्टेंस नहीं दिखाएंगे। ठीक है, और हमें इनफाइनाइट कंडक्टेंस शो होगी। यही जो था वो एनर्जी गैप का इंट्रो वो था, एक्सप्लेनेशन था कि एनर्जी गैप कैसे वर्क करते हैं सुपर कंडक्टर में। अब भाई लिमिटेशन देखते हैं, क्योंकि हर थ्योरी की लिमिटेशन होती है, थ्योरी है मतलब लिमिटेशन है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन है बीसीएस थ्योरी इज ओनली लिमिटेड टू कन्वेंशनल लो टेम्परेचर सुपरकंडक्टर। इसलिए हमने हर जगह कहा कि जो कूपर पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं एस वेव सिमेट्री के, और जो सिंगलेट है वो कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर में ही हो रहे हैं, और बीसीएस थ्योरी कन्वेंशनल मतलब लो टेम्परेचर सुपरकंडक्टर पे। अब लो टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स मतलब क्या, ऐसे मटेरियल जिनको बहुत कम टेम्परेचर तक कूल करना पड़ता है हमें सुपर कंडक्टिविटी अचीव करने के लिए। जैसे मरकरी को 4.2 केल्विन पे हमें कूल करना पड़ा। पर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कि हमें 170 200 डिग्री 200 केल्विन तक के भी सुपर कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हाई टेम्परेचर जो सुपर कंडक्टर होते हैं उन्हें एक्सटेंडेड और अल्टरनेट अप्रोच दी गई है, उसके लिए अदर मैकेनिज्म बताया गया है, जिसमें कूपर पेयर तो होते हैं पर वो काम अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, इसे हम आगे पढ़ेंगे हाई स्ट्रेस हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग थ्योरी के अंदर। ठीक है, अब अदर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सुपर कंडक्टर की, कि 5 प्रॉपर्टी हम अभी तक पढ़ चुके हैं। इनफाइनाइट कंडक्टेंस, ठीक है, मेजनर इफेक्ट, उसके बाद क्या था, क्रिटिकल फील्ड, आइसोटोपिक मास, और लास्ट में परसिस्टेंट करंट पढ़ा था। अब कुछ और है, जैसे कि नॉर्मल टनलिंग देखते हैं। नॉर्मल टनलिंग क्या होता है, नॉर्मल टनलिंग ऑल्सो नोन एज गैवियर टनलिंग ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग अ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन टू मेटल पीबी एंड एसएन। जब पीबी और एसएन ये दो मेटल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब साइंटिस्ट ने ये वाला इफेक्ट नोटिस किया था। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जब पीबी और एसएन को दोनों साइड रखा गया एक थिन इंसुलेटर ऑक्साइड लेयर के, एक ऑक्साइड लेयर है, इस साइड पीबी है, इस साइड एसएन है। ठीक है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस क्या किया, अप्लाई किया। तो क्या हुआ, अब इंसुलेटर था भाई, तो इंसुलेटर था तो इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं होनी चाहिए थी।
क्योंकि क्या है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल बैरियर है इलेक्ट्रॉन्स का। पर however being quantum mechanical object they tunnel through the thin layer of oxide। अब क्योंकि भाई ये क्या है, सुपर कंडक्टर है और एक क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है, मतलब क्वांटम लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो क्या है, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस ऑक्साइड की इंसुलेटिंग लेयर के आर पार हो जाते हैं, टनल कर जाते हैं, ठीक है। तो the tunneling of single electron from a superconductor to a normal metal or another superconductor through thin barrier of a insulator is known as normal tunneling, ठीक है। तो नॉर्मल टनलिंग में क्या होता है कि आपका एक सुपरकंडक्टर है, उनके बीच में आप एक इंसुलेटर रख दिए, मान लिया कोई ऑक्साइड की लेयर रख दी, और दूसरी साइड कोई मेटल है या क्या है, कोई दूसरा सुपरकंडक्टर है। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, टनलिंग कहते हैं। पर बीच में तो इंसुलेटर लगा है, पर तब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। ये होता है किस कारण है, क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स के कारण होता है। अब आता है भाई जोसेफसन इफेक्ट। जोसेफसन इफेक्ट क्या है, ये जोसेफसन साइंटिस्ट ने दिया था 1902 में। So, in 1902, Josephson predicted that in addition to this tunneling of single electron, there should be tunneling of Cooper pair from one electron to another। अब भाई जोसेफसन ने ये प्रिडिक्ट किया 1902 में कि नॉर्मल टनलिंग में तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वन सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर में या मटेरियल में टनल हो रहा है थ्रू अ इंसुलेटर, ठीक है। पर हो सकता है कि ये कूपर पेयर भी, या कूपर पेयर जो है वो भी टनल कर जाए एक इंसुलेटर लेयर के बीच से, एक सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर के बीच में। दिस क्रिएट्स अ डिवाइस नोन एज जोसेफ्सन जंक्शन, ठीक है। और इसी फिनोमिना के कारण क्या है, एक डिवाइस का डिस्कवरी हुई जिसे जोसेफ्सन जंक्शन भी कहते हैं। एंड अ इंटरेस्टिंग इफेक्ट इज सीन इन जोसेफ्सन जंक्शन करंट, ठीक है। और इसी जोसेफ्सन जंक्शन डिवाइस के अंदर हमने एक इफेक्ट देखा जिसे बोलते हैं जोसेफ्सन जंक्शन करंट, मतलब सुपर करंट भी कहते हैं। कैन और इसमें क्या होता है, कैन फ्लो थ्रू द जंक्शन विदाउट एनी वोल्टेज बीइंग अप्लाइड टू दिस इफेक्ट इज नोन एज डीसी जोसेफ्सन, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या हो रहा है कि जब कूपर पेयर्स टनल हो रहे हैं ना, तब एक बिना वोल्टेज अप्लाई किए एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ना। तो जोसेफ्सन जंक्शन यही है कि एक ऐसा जंक्शन जिसमें बिना वोल्टेज अप्लाई किए एक कूपर पेयर एक सुपरकंडक्टर से दूसरे सुपरकंडक्टर में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, बिना कोई वोल्टेज अप्लाई किए। और इसी को हम क्या कहते हैं, डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इफ अ voltage is applied, the current through the junction will oscillate, creating an alternating current। और यदि मैं वहां पे एक वोल्टेज अप्लाई कर दूं, तो अब क्या होगा, वहां कूपर पेयर के साथ एक करंट भी ऑसिलेट होगा उन दोनों सुपरकंडक्टर के बीच में, जिसे हम क्या कहते हैं, एसी जोसेफ्सन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सुपरकंडक्टर्स पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, है ना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।